ये सब व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। तो वैसे आज हम एक वीडियो कवर कर रहे हैं गोस्ट वाइफ कोर्ट ऑन कैमरा रंजीत कुमार केस। यस, आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, आई होप सो आप देख पा रहे हो प्रॉपर्ली। सो बेसिकली आज हम इस पे रिएक्ट करने वाले हैं एंड द थिंग इज कि भाई मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है डिस्क्लेमर काइंड ऑफ कि ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल पब्लिकल सोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड इंटरनेट सेंसिटिव कंटेंट, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। तो अपने रिस्क पे देखना, बाकी बढ़ता है वीडियो की तरफ को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी अगर मन करे तो देख लेना, नहीं तो नहीं, कोई चक्कर नहीं है। बाकी अगर मेरी कमेंट्री रिएक्शन कुछ भी अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को, बहुत बकवास कर ली। 3 2 1 हियर वी गो। बिहार के मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को उसकी बीवी के मर्डर के लिए 4 महीने जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, फैमिली बर्बाद हो गई, समाज में नाम खराब हो गया। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी बीवी नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा थी, बल्कि नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी वो। और पुलिस, उन्हें सच्चाई पता थी, उनके पास एविडेंस था, सीसीटीवी फुटेज थी, पर फिर भी एक बेगुनाह आदमी को यहाँ पर सजा दी जा रही थी। ये है रंजीत कुमार का केस, जहाँ जस्टिस सिस्टम इतना फेल हुआ कि आज भी यकीन करना इस बात पर मुश्किल है। वैसे यहाँ मतलब कैसा ही हमारा सिस्टम क्या ही करे। रंजीत कुमार एक सिंपल सा यंग मैन था जो कि वार्ड 10 अरिराज मोतिहारी बिहार में रहता था। मिडिल क्लास फैमिली, कोई बड़ी हवेली नहीं थी उनका, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था उनका, बस एक नॉर्मल सा घर जहां उसके माँ बाप प्रतिमा देवी और रमेश कुमार ने सपने देखे थे एक अच्छे फ्यूचर के लिए और अपने बेटे के बेटरमेंट के लिए। रंजीत की लाइफ में कुछ ऑब्वियसली खास यार, नहीं हर था, कोई देखता पढ़ाई है। लिखाई, फैमिली का ख्याल, वही सब जो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का करता है, वो यही चीजें करा करता था। उसके फादर रमेश कुमार एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को संभाल रहे थे वो। रंजीत उनकी होप था, उनका फ्यूचर था। सेकेंड मोस्ट ऑफ द मार्च मिडिल क्लास 2025 को फैमिली। उसकी शादी हुई गुंजा देवी से। ये एक ओके। अरेंज्ड मैरिज थी, जैसे इंडिया में हजारों होती है, लेकिन आजकल भाई अरेंज मैरिज में बहुत दिक्कत है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इतनी मतलब क्या कह रहे हो, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की है ना, ये सब इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ये जो भी स्टॉक मार्केट चलती है, वैसे भाई अरेंज मैरिज में रिस्की चल रहा है आजकल। लव मैरिज में कोई खास नहीं चल रही, बट अरेंज मैरिज में ज्यादा रिस्क फैक्टर है, जहां तक मैं अब लाइक ऑब्जर्व कर पाया हूँ। बाकी कुछ भी ओपिनियन हो सकता है यार। तुम्हारा क्या है इस पे ओपिनियन? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना जरा देते जाओ जरा ओपिनियन ना इस बात पे। रंजीत को क्या पता था कि ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। वो बस चाहता था एक पीसफुल मैरिड लाइफ, एक नॉर्मल घर ऑब्वियसली यार, बसाना। हर कोई शादी यही के बाद चाहता है। पहले कुछ हफ्ते तो उसके लिए एकदम सही गए, नॉर्मल मैरिड लाइफ थी, वो लोग नॉर्मल कपल जैसे ही थे। लेकिन जल्द ही उनकी लाइफ में क्रैक शुरू होने लग गए थे। गुंजा देवी ओरिजिनली कृतपुर मथिया विलेज से थी, जो कि हर ओके, सिद्धि पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। शादी तो ठीक हो है। गई थी उसकी रंजीत से, लेकिन गुंजन का दिल कहीं और था। 2023 से ही उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसी के विलेज का एक लड़का जो नोएडा में रहा करता था, जिसका नाम ठीक है। कुछ सोर्सेज सोनू कुशवाहा बता रहे हैं। अरेंज मैरिज से पहले ही ये रिलेशनशिप चल रहा था और गुंजन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि रंजीत उसका अपना पति है। नाउ शादी के अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद से ही उनकी शादी। नहीं मतलब इसमें क्या था, घर वालों ने जबरदस्ती कराई, इवन घर वालों को भी नहीं पता था, उसने बताया नहीं, मतलब क्या सिचुएशन थी? देखो, अगर घर वालों को पता है और उन्होंने जबरदस्ती करवाई है, फिर तो कुछ कह नहीं सकते। में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे। गुंजा फोन पर कॉन्स्टेंटली बातें करा करती थी और जब रंजीत या उसकी फैमिली कुछ पूछते उससे तो वो गुस्सा हो जाती और डिफेंसिव हो जाती थी बहुत ज्यादा। प्रतिमा देवी, रंजीत की माँ, नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ। ये बहू फोन पे चिपकी रहती है, घर के काम में इंटरेस्टेड नहीं है और हमेशा खोई खोई रहती है। 1 महीने के अंदर ही देखो यार, मोस्ट ऑफ द केसेस, सारे नहीं भाई, बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा ये बात। मैं लाइक अब क्या बोलूँ, मतलब मेरा कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल है जिनको मैं जानता हूँ, जिसमें दोनों टाइप की हैं, बट वही है ना, फिर सबको नहीं बोल सकते क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता। वही है ना, हर कोई बुरा भी नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता।
गुंजा वापस अपने मायके चली गई थी एंड शी टोल्ड रंजीत कि वेरियस फैमिली रीजंस की वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। दैट वाज हर फर्स्ट रेड फ्लैग, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। नाउ एक शादीशुदा लड़की का मायके जाना नॉर्मल बात है, पर ये ऑब्वियसली। सिचुएशन अलग थी। गुंजा के दिमाग में ऑलरेडी कुछ बहुत ही ज्यादा इविल प्लान चल रहा था। 1 जुलाई 2025 की रात रंजीत ने फाइनली हिम्मत करके गुंजा से पूछा, तुम दिन भर फोन पे किससे बात करती रहती हो? कौन है अच्छा। ये लोग जो इतने मिस्टीरियसली तुम्हें कॉल करते हैं? सिंपल सा सवाल था ये, हस्बैंड का हक होता है इतना पूछने का, लेकिन गुंजा के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया। वो डिफेंसिव हो गई, उनके बीच में लड़ाई हुई और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर हाँ वही है यार, मतलब अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कोई तुम्हारी लाइफ में पर्सनल इंसान है, देखो मतलब जैसे लाइफ है, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, इट्स ओके। बट अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो उस पर मेरा मानना ये है कि पूरा हक नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ही करने लग जाओ, ऐसा नहीं है, बट ये तो बेसिक वो है ना कि हाँ थोड़ा बहुत तो पूछ ही सकते हैं ना अपने वाइफ को क्या है कैसा है। बिल्कुल ही मत पूछो, फिर तो ये बात हो गई। रात भर घर में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। और फिर 3 जुलाई 2025 सुबह 12:07 सीसीटीवी कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो सब कुछ बदल देगा हमेशा के लिए। गुंजा घर से बाहर जा रही थी अकेली, दरवाजा खुद बंद करके। रंजीत घर के अंदर ही था, शायद वो उस समय बस सो रहा था। बिल्कुल साफ फुटेज थी ये कि गुंजा अपनी मर्जी से ही, अपनी प्लानिंग से ही जा रही थी यहाँ से, और उसे जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब रंजीत उठा तो उसके बगल में गुंजा नहीं थी, उसका सामान भी नहीं था वहां पर, और कोई नोट भी नहीं छोड़ा था उसमें, या फिर कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था उसने। ही गॉट वेरी कंफ्यूज एट दिस पॉइंट। रंजीत ने तुरंत अपनी माँ प्रतिमा देवी को बताया इस चीज के बारे में। ऑब्वियसली कान पड़ जाएगी। मैं जो रातों रात ही है, पूरे इंसान ही गायब हो गया, कुछ छोटी मोटी चीज भी नहीं, इंसान गायब हुआ पूरा पूरा। पहले उन्हें लगा कि वो शायद से दोबारा अपने मायके चली गई थी लड़ाई की वजह से, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो 3 जुलाई को ही सुबह में फैमिली ने सीधा अरेराज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और अच्छा। सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट कर दी थी, which was the solid evidence कि गुंजा खुद से ही गई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर बिभा कुमारी ने 4 जुलाई को किडनैपिंग का एफआईआर रजिस्टर किया, रूटीन प्रोसीजर समझ के। पर यहाँ से ट्विस्ट शुरू हुआ। 7 जुलाई 2025 को गुंजा के फादर ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया था पुलिस स्टेशन में। उन्होंने क्लेम किया कि रंजीत ने उनकी बेटी से डाउरी के लिए उसका मर्डर कर दिया है और बॉडी को कहीं पे छुपा दिया है या फिर क्रीमेट कर दिया है। नाउ इमेजिन देखो जहाँ तो घर वाले साथ में मिले हुए थे, ऐसा कुछ सीन है। देखो ये जो उनसे केस है, दिस थिंग कि सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि गुंजा खुद घर से बाहर गई है, फिर भी यहाँ पे उसके फादर ने अपने दामाद के खिलाफ मर्डर का एक्यूजेशन लगाया था और पुलिस वही ने भी तो। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली थी। 8 से 9 जुलाई के बीच में एक और शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ इस केस में। गुंजा की फैमिली एक फोटो लेकर आई पुलिस स्टेशन में, एक डेड वुमेन की फोटो जो अलेजेडली फेसबुक से डाउनलोड की गई थी। क्लेम था कि ये गुंजा है, वो भी पुलिस ने वेरिफिकेशन किए बिना, फोरेंसिक एनालिसिस के बिना, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस किए बिना इस फोटो को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ प्रूफ ऑफ डेथ। कोई फोटो को यही यही तो दिक्कत है हमारे सिस्टम में, यही तो वो क्या कहते हैं ग्लिच है। मतलब सबसे बहुत बड़ी दिक्कत है ये, मतलब कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा भाई, तो वही है ना, फिर दोबारा वही बात आ गई कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा कर देते हैं। फिर अब मेरे नोन में ही, और एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने देखे हैं नोन में, चलो नहीं हुए हैं इतने कोई खास, बट देखे भी हैं मैंने कुछ तो, और कुछ जेन्युइन काम करते हैं। गुंजा की एग्जिस्टिंग फोटो से मैच नहीं किया गया। यहाँ पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया गया, यहाँ पर बस मान लिया कि ये लड़की मर गई है। 9 जुलाई 2025 को रंजीत कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। सुबह सुबह पुलिस उसके घर आई, हैंडकफ्स लगा दिए उसे और उसको डबल मर्डर के इल्जाम में ले गई। एक आदमी जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी वाइफ से उसके फोन कॉल्स के बारे में पूछा था, वो अब जेल में था मर्डर के इल्जाम में। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ नहीं देखो, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर बाय बाय चांस अगर कोई लड़की देख रही है, तो क्या ये गलत है जेन्युइन कि अगर तुम्हारा जो सा हस्बैंड है, जिससे तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें पूरी लाइफ उसके साथ रहना है, तो क्या वो नहीं पूछ सकता कि किससे बात कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ? वो बहुत शकी वाला मामला नहीं, वो जो टॉक्सिक वाला होता है वो नहीं, बट नॉर्मली नहीं पूछ सकता? क्या गलत है वो?
प्रेशर ही वुड बी इन दिस कंडीशन, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है, या फिर उसके घर से कुछ चोरी हुआ है या नहीं, या फिर उसकी बीवी सेफ है या नहीं। एंड अब क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आदमी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लॉयर्स के लिए, चीजों से बाहर निकलने के लिए। पर रंजीत के पास वो भी नहीं था, एंड ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड यू कैन अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर यू गाइस, जिसे यूज करके तुम लोग ये स्ट्रेस, ये कंडीशंस अवॉइड कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट तुम उस स्ट्रेटेजी को यूज करके ये सब कुछ चीजें प्रिवेंट कर सकते हो। यू कैन अर्न समथिंग विद दिस, और वो स्ट्रेटेजी मैंने नीचे पिन्ड कमेंट में पूरी तरह से समझा रखी है। तो अगर तुम लोग पिन्ड कमेंट क्लिक करते हो तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या, कहाँ, कैसे करना है, एंड किस तरह से तुम रंजीत वाली कंडीशन में कभी भी नहीं फंसोगे फिर। सो गो अच्छा, जेन्युइन स्ट्रेटजी है क्या? चेक आउट माय पिन्ड कमेंट, एंड वहां पे तुम्हें सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि रंजीत इस कंडीशन में फंस गया था, तो वो जेल गया, वो भी मोतीहारी जेल। और मोतीहारी जेल में रंजीत की जिंदगी नर्क बन गई थी। इमेजिन करो, तुम जानते हो कि तुम इनोसेंट हो, और तो जेल में जिंदगी स्वर्ग किसकी बन रही है? सिर्फ उनकी जो बड़े बड़े वो हैं लीडर्स, कोई जा रहा है अगर, या फिर कोई बड़ा ही वो जान पहचान वाला आदमी जा रहा है, सिर्फ उसकी वहां पर स्वर्ग रह जाएगी, बाकी उसकी तो नरकी बनती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी जिंदा है, कहीं तुम्हारे पास सीसीटीवी प्रूफ है, फिर भी तुम जेल की सलाखों के पीछे हो, और तुम्हारे ऊपर मर्डर भाई कितना ब्रोकन चीज है, मतलब कितना तोड़ देगी इंसान को कि भाई बस बस एक सवाल के कारण। उसका टैग लग गया है। जेल में काफी सारे एक्चुअल क्रिमिनल्स है, और यहाँ एक सिंपल सा आदमी था जो बस अपनी बीवी से लड़ाई की वजह से यहाँ बंद था। हर दिन रंजीत यही सोचता था कि गुंजन कहाँ होगी, क्या वो सेफ होगी, या सच में कुछ हो तो नहीं गया उसे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि गुंजन डिलिबरेटली प्लान बना के यहाँ से भागी थी। वो जेन्युइनली वरीड था, उसे रात को नींद नहीं आती थी, और एक तरफ टेंशन अलग ही रहती थी कि उसकी बीवी को क्या हुआ होगा, और दूसरी तरफ उसे डर रहता था कि वो वाकई में मर गई है या नहीं, और अगर वो मर गई होती तो मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूंगा। और सबसे बुरा, हर दिन कोर्ट डेट्स, हर दिन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट, और हर दिन पाइलिंग अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज हेड। और इस पाइलिंग अमाउंट के साथ साथ उसकी होप भी कम होते जा रही थी। बस बाहर रंजीत की फैमिली भी टूट रही थी। प्रतिमा देवी, उसकी माँ, दिन रात रोती रहती थी। एक तरफ बहू गायब थी, और दूसरी तरफ बेटा जेल में था। रमेश कुमार का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे था, क्योंकि कौन ही करेगा ऐसे बिजनेस में काम जिसका बेटा मर्डर केस में इन्वॉल्व हो। प्रतिमा देवी हर हफ्ते जेल जाती थी रंजीत से मिलने के लिए, और वो हर बार उससे वही सवाल पूछा करती थी कि क्या बेटा तुम्हें कुछ याद है, तुमने कुछ देखा था क्या? और रंजीत बस हर बार यही बोलता था कि माँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, सीसीटीवी फुटेज देख लो आप, उसने खुद दरवाजा बंद किया था, मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर किस कोर्ट में ये बात हो, पुलिस तो चार्जशीट फाइल करने में लगी हुई थी अब इस केस के लिए। फाइनेंशियली भी फैमिली बर्बाद हो रही थी। लॉयर फीस भाई साहब बहुत पैसा जाता है इन सब चीजों में, ऐसी बात नहीं है कि जो, तो देखो आम आदमी ना उसका तो अंधा पैसा लग जाएगा, जिसकी है भाई जान पहचान वो तो चल निकल जाए कैसे तैसे करके, पर जो आम आदमी है भाई वो चुक चुका वो। थाउजेंड्स में नहीं, लाख में जा रही थी उनकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स पैसे मांग रहे थे दिल्ली के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और डीजल के नाम पर उनसे 15 से 50 हजार रुपए तक मांगे गए थे। और फैमिली करती भी क्या, उन्होंने ये पैसे दिए भी, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली यार, मतलब फैमिली पीछे क्यों हटेगी यार, उनका इकलौता बेटा और वो पैसे पड़ा है तो फिर उसके लिए तो सब किया है, फिर लगा देगी उस पर ही। होप थी कि शायद वो कुछ ढूंढ लेंगे, पर इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। वो पैसा भी गया और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इस केस में। और यहाँ से असली क्राइम शुरू होता है पुलिस की तरफ से। सीसीटीवी फुटेज जो क्लियरली दिखा रही थी, उस सब चीज को कंप्लीटली इग्नोर करा जा रहा था। रंजीत की फैमिली बार बार कहती कि ये फुटेज देखो, ये एविडेंस है हमारे पास सॉलिड, पर पुलिस का रिस्पॉन्स था कि ये एडिटिंग भी हो सकती है, ये एआई भी हो सकता है, ये ऑथेंटिक नहीं है, फोरेंसिक एनालिसिस करो अगर डाउट है तो। और एक तो ऐसे पुलिस वाले की शूट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस वाले की, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बट जो ऐसे होते हैं ना, ये जिस टाइप की पुलिस डिपार्टमेंट या ऑफिसर की बात की गई है, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। टू बी स्पेसिफिक प्लीज, टू बी स्पेसिफिक, उनसे दिक्कत है। वो भी नहीं हुआ इस केस में। कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक करने का यहाँ पे सजेशन दिया गया था फैमिली के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि देखो गुंजन किससे बार बार कॉल कर रही, शायद से वो उसकी लास्ट लोकेशन हो, या फिर शायद से वो उस इंसान से मिलने गई हो। पर पुलिस ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो पहले दिन होनी चाहिए थी, वो मंथ्स तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फैमिली नहीं, मतलब वो सिर्फ लड़की की साइड वाले जो उनके पेरेंट्स है, सिर्फ उनकी सुनी जा रही है और किसी की तो सुनी नहीं जा रही, उन्होंने पैसे खिला दिए होंगे।
दैट्स इट। के प्रेशर में अरेस्ट कर लिया था उन्होंने और अब उन्हें अपना फेस सेव करना भी तो था। नाउ जुलाई से सितंबर तक पुलिस ने 200 से 300 पेज की कॉम्प्रहेंसिव चार्जशीट फाइल की थी यहाँ पर, जिसे तुम लोग अगर पढ़ोगे तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। एक मर्डर केस का चार्जशीट जिसमें कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑटोप्सी नहीं है, कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं है, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, बस एक अनवेरिफाइड फोटो और एक फादर का बयान। पर इतने पेजेस थे इसमें कि ये लगता था कि ये बहुत ज्यादा सॉलिड इन्वेस्टिगेशन हुई होगी यहाँ पर। कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई रंजीत के लॉयर नरेंद्र देव की तरफ से, तब असली ड्रामा शुरू हुआ यहाँ पर। लोअर कोर्ट में इनिशियली बेल रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि चार्जशीट इतनी ज्यादा थिक थी कि जज को लगा कि ये सीरियस केस होगा। पर नरेंद्र देव ने एक ब्रिलियंट आर्गुमेंट रखी यहाँ पर। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये चार्जशीट 300 पेज की तो है, लेकिन एक बेसिक चीज गायब है यहाँ पर, वो थी बॉडी। देयर वॉज नथिंग रिलेटेड टू सस्पेक्ट, नथिंग एट ऑल। और सीसीटीवी फुटेज है जो दिखा रही थी कि अलेज विक्टिम खुद से ही अपने पाँव से ही अपनी मर्जी से जा रही थी वहां पर। लोअर कोर्ट ने इनिशियली ये आर्गुमेंट कंसिडर नहीं किया, कहते रहे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बॉडी मिल जाएगी तुम्हें। पर जब अरे घंटे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी साड़ा। इस सेशन जज के सामने गया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, तब यहाँ पर ट्विस्ट आया। जज ने चार्जशीट पढ़ी और बोला, वेट, मर्डर केस है और कॉप्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, बॉडी रिकवर नहीं हुई है, तो ये चार्जशीट कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है? और ये चार्जशीट किस बेसिस पर बनी है? ये वो मोमेंट था जहां से केस पूरा का पूरा बदलने वाला था। जज ने शो कॉज नोटिस इश्यू किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, बीभा कुमारी और प्रत्याशा कुमारी, जो कि बीच में केस को हैंडल कर रही थी। नोटिस में लिखा था, एक्सप्लेन करो कोर्ट को कि कैसे तुमने बिना बॉडी रिकवर किए, बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के मर्डर का चार्जशीट फाइल कर दिया। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की वायलेशन थी। ना ये नोटिस जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तब जाके पुलिस की नींद खुली और अब प्रेशर आ गया था उन पे बहुत ज्यादा ही, कोर्ट की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी। और तो और जो उनके फैमिली लॉयर थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। तब जाके सितंबर अक्टूबर में पुलिस ने एक्चुअली काम करना शुरू करा। शो कॉज नोटिस के बाद फाइनली कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए गए, जो कि बहुत ही ज्यादा पहले हो जाने चाहिए थे, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक स्टेप भी है। ये चीज एक्चुअली सीडीआर जुलाई में हो जाना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। और सीडीआर ने फिर फाइनली क्या दिखाया, गुंजन कॉन्स्टेंटली नोएडा में किसी नंबर से कांटेक्ट में थी। दिन में 10 से 15 कॉल्स, रात को भी लेट नाइट कन्वर्सेशन चल रही थी उसकी। और ये पैटर्न क्लियरली दिखा रहा था कि वो किसी के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में थी या फिर वो उससे मिलने गई थी। फोन ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन भी पता चल गई, विच वॉज नोएडा एरिया। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला कि वो गुंजन के ही विलेज के एक लड़के का था जो नोएडा में काम करता था। बैकग्राउंड चेक करने में निकला कि लड़का और गुंजन 2023 से रिलेशनशिप में थे और अब सब कुछ क्लियर हो गया था। ये एक प्लान्ड इलोपमेंट थी, मर्डर नहीं। पर घर वाले भी साथ में था। अक्टूबर आ चुका था। रंजीत ऑलरेडी 3 महीने से ज्यादा जेल में रह चुका था, उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी और पुलिस के पास यार अब तुम खुद सोचो ना, जैसे किसी पर दब्बा लग चुका है इस चीज का, खून ही खड़ा है, कौन उसको जॉब देगा? कौन उससे कुछ खरीद, मतलब तू वो किसी भी चीज की दुकान डाल ले, खरीदने क्यों जाएगा वो? एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ना कोर्ट के लिए ना ही फैमिली के लिए। नवंबर के एंड तक अप्रोक्सीमेटली 4 महीने कंप्लीट होने वाले थे रंजीत के इम्प्रिजनमेंट के। तब जाके मिरेकल हुआ, पर मिरेकल पुलिस की मेहनत से नहीं हुआ था, बल्कि एक कोइंसिडेंस से हुआ था। क्या कोइंसिडेंस भाई? हेलो। रंजीत के गांव के कुछ लोग जो नोएडा में काम करते थे कंस्ट्रक्शन वर्क का, उन्होंने अचानक से गुंजन को सड़क पे चलते हुए देख लिया था और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जिसका मर्डर किया था रंजीत ने, जिसका मर्डर बाय द वे मैं कोटेशन में बोल रहा हूँ यहाँ पर। और उन्होंने तुरंत रंजीत की फैमिली को कॉल लगाया। प्रतिमा देवी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इनिशियली पुलिस ने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वो कहने लगे कि ये गलत आइडेंटिफिकेशन होगा या फिर कोई हमशक्ल जैसा होगा, किसी और लड़की को देखा होगा उन लोगों ने। पर जब मल्टीपल कंफर्मेशंस आए तब पुलिस को मानना ही पड़ा। 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच पुलिस यही है क्या? यही है। नोएडा गई। एसएचओ प्रत्याशा कुमारी खुद टीम लीड कर रही थी उस समय पर। नोएडा लोकल पुलिस की हेल्प ली उन्होंने और एड्रेस को ट्रैक किया। और 26 नवंबर को जब वो एड्रेस पे पहुंचे तो उनके सामने जो सीन था वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। एक छोटे से अपार्टमेंट में 2 लोग रह रहे थे एज अ कपल, गुंजा देवी और उसका बॉयफ्रेंड। नॉर्मल सी डोमेस्टिक लाइफ जी रहे थे वो, साथ में ब्रेकफास्ट बना रहे थे, टीवी देख रहे थे, बिल्कुल एक आम मैरिड कपल की तरह। जब पुलिस ने उनका दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोला तो गुंजा का चेहरा देखा। पहले गुंजा को कंफ्यूजन हुई, फिर रियलाइजेशन और फिर फियर सेट इन। आप कौन हैं? गुंजा ने पूछा। अरिराज थाना बिहार पुलिस से आए हैं हम लोग
और आप गुंजा देवी ही है ना जो ऑफिशियली मर्डर्ड है अपने हस्बैंड रंजीत कुमार के हाथ। और फिर इंटरोगेशन में गुंजा ने ये शक्ल से साड़ी क्या बोलूं अब मैं, फिर कहेंगे लड़की को गालियां निकालता है। सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने बताया कि क्या मतलब निकाल दी मैंने already? हाँ, छोड़ो कुछ नहीं। शादी से पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप था और शादी फोर्सफुली करवाई गई थी उसके पेरेंट्स के देख बिहड़ी, यही यही दिक्कत है इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी की। छोड़ो तो फिर बच्चे ऐसे कर देते हैं और फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खुद तो बदनाम होते ही होते हैं, खुद की अलग पिछती है। मतलब वही है ना, फिर उस पेरेंट्स ने सोचा होगा कि कहाँ भाई बेइज्जती होगी पूरे गांव वाँव में, इसको कह देते हैं मर्डर कर दिया था, ये भी पैसे वैसे खिला देते सब हो जाएगा। द्वारा। तो उसने प्लान बनाया कि वो वहां से एस्केप करेगी। 1 जुलाई को डेलिबरेटली उसने रंजीत से लड़ाई की, उसको प्रोवोक किया फोन कॉल्स के बारे में, और जब मिडनाइट में सभी लोग सो गए थे तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। बॉयफ्रेंड ऑलरेडी नोएडा में रहता था, उसका वेट कर रहा था वहां पर, तो वो वहां पहुंच गई और फिर 4 महीने तक पीसफुली वहीं रही जब उसका हस्बैंड जेल की सलाखों में टूट रहा था। आपको पता था ना कि रंजीत जेल में है? पुलिस ने उससे पूछा। गुंजा ने हाँ में सर हिलाया। पता था, पर मैं क्या करती, मैंने अपने लिए ये लाइफ चुनी है। ये जवाब सुनकर पुलिस ऑफिसर्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक आदमी जेल में है, उसका करियर बर्बाद हो गया, उसकी फैमिली टूट गई है, वो लोग फाइनेंशियली जीरो हो गए हैं। और मैं लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी लड़कियों से प्रॉब्लम है ये तो। और चल ठीक है यार, एक बार को मैं मान भी लूंगा कि ओके चल हो गया, कोई नहीं, पेरेंट्स से फोर्सफुली करा दी भाई, पेरेंट्स भी आगे से वैसे कुछ अलग ही केस फाइल कर दिया। एज अ बॉय मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ है उस लौंडे के साथ जो जेल में काटी है उसने अपने 3-4 महीने जिंदगी। सोसाइटी में भी उनका नाम खराब हो गया था, और रीजन सिर्फ इतना था कि एक लड़की को अपनी चॉइस चाहिए थी। और फक दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी भाई। आई नो पेरेंट्स अच्छे के लिए चाहते हैं, बट तुम ये भी तो देखो ना, तुम्हारा बच्चा राजी ही नहीं है वहां जाके, तो तुम क्या है, क्या उखाड़ रहे हो तुम? एट द एंड ऑफ द डे यही चाहते हो ना कि शादी हो जाए, बच्चा खुश रहे हमारा, पर नहीं, तुम्हें तो ऐसे फिर ऐसे चौध बांगड़े हो जाते हैं। उसने सबसे इजी तरीका चुना, फेक डेथ और फॉल्स एक्यूजेशन का। रंजीत को फाइनली रिलीज कर दिया गया था जेल से, पर क्या उसे प्रॉपर जस्टिस मिली? बिल्कुल भी नहीं। 4 महीने की जिंदगी वापस नहीं आ सकती थी उसकी। जब वो जेल से बाहर निकला तो वो सेम रंजीत नहीं था जो जुलाई में वहां अंदर गया था। उसकी आंखों में डर था, कॉन्फिडेंस कम हो गया था उसका, पर्सनैलिटी क्रश हो चुकी थी उसकी, और मर्डर अक्यूज का टैग भी उस पर हमेशा लग गया था। नाउ यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अब तो मर्डर अक्यूज का टैग नहीं लगा होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसकी बीवी मिल गई थी। लेकिन दैट्स नॉट हाउ सोसाइटी वर्क्स। लोग फिर भी वही ना, जो एक बार कह दिया, कोई नहीं मान रहा, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेंच खूनी खूनी। तरह तरह की बातें करते हैं पीठ पीछे, एंड दैट सेम थिंग वाज गोना हैपन विद हिज फैमिली आल्सो। एंड सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर ये थी कि उसे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली कभी। गुंजा के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं हुआ अंडर सेक्शन 182 आईपीसी या सेक्शन 211 आईपीसी। उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। गुंजा ये एक्चुअल फोटो है। के फादर जिन्होंने डिलिबरेटली फॉल्स एफआईआर की थी, फेक फोटो सबमिट की थी, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर्स विभा कुमारी जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही थी, प्रत्याशा कुमारी जो बाद में आई थी, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पैसे मांग रहे थे, किसी पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। सिस्टम ने एक इनोसेंट को तो सजा दी, लेकिन जो एक्चुअल गिल्टी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। रंजीत के लॉयर नरेंद्र देव ने अनाउंस किया, हम पटना हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। सिविल डैमेजेस सूट फाइल होगा स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ कंपनसेशन के लिए, और क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल होगी गुंजा और उसकी फैमिली के खिलाफ फॉल्स एक्यूजेशन के लिए। होना तो पर ये यही सब चाहिए लीगल guys। बैटल्स ईयर्स लेंगे, कोर्ट केसेस चलेंगे, तारीख पे तारीख आएंगी, और शायद 5 से 10 साल बाद कुछ कंपनसेशन मिलेगा उसे। लेकिन उतने में जो उनसे पैसे लग जाएंगे वो। अगर सच में रंजीत के पास उस टाइम पे कुछ अमाउंट होता या फिर कुछ सेविंग्स होती तो वो ये सब कुछ अवॉइड कर सकता था एक अच्छा लॉयर लेकर। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम कभी भी ऐसी कंडीशन में ना फंसो, तो गो अगेन चेक आउट माय पिन्ड कमेंट, जब मैं तुम्हें एक स्ट्रेटजी बता रखी है टू अर्न समथिंग। सो अगेन गो चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। आज रंजीत बाहर है, लेकिन वो मर्डर का टैग हमेशा उसके साथ रहेगा। 4 महीने जेल में जिए हैं उसने, तो वो वही यार बेंच, ऐसा चुतियाब होता है ना दुनिया में इसमें, और लड़कियां फिर वैसी। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। भाई देखो, मैं इस पे क्या ही टिप्पणी करूं, मतलब गलत ही था, कुछ सही था ही नहीं इसमें। और सबसे ज्यादा गलत चीज ये थी कि पेरेंट्स वो समझते ही नहीं बात को। हर कोई ऐसा नहीं भाई, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, बात को भी समझते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है,
बट वही है ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसी मेंटालिटी के साथ बैठ जाते हैं, वो वही है पुराने जमाने के बुड्ढों ने चला रखी, और फिर उस चक्कर में ये कांड हो जाते हैं, बेचारे किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है। अब तुम सोचो ना भाई, जो 4 महीने जेल में रह गया, क्या हाल हुआ होगा, उसको कोई नौकरी देगा नहीं देगा, वो काम शुरू करेगा, उसमें कुछ कस्टमर कुछ आएगा नहीं आएगा, उसके बाद इतने पैसे हैं वो वहां से मूव करते हैं नहीं है, और फंसेगा भी वही जिसके पास पैसे नहीं है, जिसपे पैसे होगा वो तो निकल जाएगा भाई। जैसे अब ये सारे वो क्यूज जोन से थे वो बचे। बाकी तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। टेक केयर, वीडियो बाय बाय। एंड रिएक्शन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने कवर किया है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दो आप, एंड वीडियो लाइक भी कर दो। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने जो उनसे कमेंट्री की है उनमें से कुछ सही गलत लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पॉइंट आउट जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।